व्यक्तिगत जीवन के साथ जोड़कर हम इस विषय को देख रहे हैं। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो हमारे में से मैंने इस गट में आयु के हिसाब से वानप्रस्थ गौरी जी तो हैं, कदाचित नूपुर जी हैं कि नहीं मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन नियरिंग टू इट, वो तो नजदीक तो जा रही हैं। बाकी सब लोग तो पक्के गृहस्थाश्रम में हैं। अभी मैं कच्चे भी नहीं कह रही हूँ, पक्के गृहस्थाश्रम में हैं। मेहुल जी कदाचित अभी पक्के होने की ओर जा रहे हैं, केसरी जी भी पक्के होने की ओर जा रहे हैं। तो ऐसे पूर्व गृहस्थाश्रम, उत्तर गृहस्थाश्रम और पूर्व वानप्रस्थ, ऐसे 3 अवस्थाओं के लोग हमारे गट में हैं और सब अपने अपने लिए चिंता और चिंतन कर रहे हैं। चिंता मैं नकारात्मक अर्थ में नहीं कह रही हूँ, हमको क्या करना है इस बात की चिंता, और उसके पीछे शास्त्र क्या कहता है, परंपरा क्या कह रही है, हमारी अपनी क्या स्थिति है, हमारी अपनी क्या इच्छा है, हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा क्या दायित्व है, इस प्रकार से चिंता और चिंतन चल रहा है। ये तो बात है कि समाज में अन्य व्यवसाय करते हुए लोग अपने आप को उस व्यवसाय से अलग करके देखते हैं और देख सकते हैं। परंतु शिक्षा ये ऐसा व्यवसाय है कि जहाँ छात्र हो या शिक्षक हो अपने आप को उस व्यवसाय से अलग करके नहीं देख सकता, उसे उस व्यवसाय को जीना ही होता है। और जब कुटुंब शिक्षा की बात आती है तब तो किसी भी मुद्दे पर चर्चा चल रही हो, अपने आप को उसमें डाले बिना हम रह ही नहीं सकते। अपने संदर्भ के बिना हम उस विषय को ग्रहण ही नहीं कर सकते, इतना हमारा उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाता है कि वो हमारा हमारा संदर्भ तो उसमें जुड़ जाता है। जैसे कि हम आम इसमें शिक्षा के बारे में कहते हैं कि अरे आज की शिक्षा है ये मैकॉले पद्धति की हो गई है और उसे भारतीय पद्धति की करने की बहुत आवश्यकता है। इतना कथन सुनते हुए श्रोता वर्ग इस चिंता में पड़ जाता है कि अभी बात आएगी अंग्रेजी माध्यम में मत भेजो अपने बच्चों को, और हम तो अंग्रेजी माध्यम में भेज रहे हैं और अंग्रेजी माध्यम के बिना आज तो कहाँ आगे भविष्य है। ऐसा तुरंत अपने आप को जोड़कर ही बाकी की बातें सुनते हैं। तो इतना पर्सनलाइज, इतना व्यक्तिगत हो जाता है, स्वाभाविक है क्योंकि वो हम सबके जीवन के साथ ही जुड़ा है। ऐसे ही ये चर्चा अपने जीवन के साथ जुड़ी है, ऐसा करके हम उसके बारे में सुनते हैं, बोलते हैं, विचार करते हैं, पढ़ते हैं, ऐसा होता है। और वो हमको अतिशय भावात्मक और भावुक बना देता है। अब वानप्रस्थ की मजा ही ये है, उसका रहस्य ये है कि इस वृत्ति प्रवृत्ति से बचना शुरू करो। ये मेरी बात नहीं हो रही है, ये मुझे उपदेश नहीं हो रहा है, ये समाज की स्थिति का हम आकलन कर रहे हैं और समाज के लिए हम विचार कर रहे हैं। तो बीइंग इम्पर्सनल ये वानप्रस्थ की पहली निशानी है, ऐसा मुझे लगता है। और आपने जब ऐसे बड़े बड़े शास्त्र वचनों से कहा मुमुक्षु, फिर मुक्ति का मार्ग, और हमें अपने अपने कर्म की चिंता करना है, फिर हमारा कर्म सेवा में परिणत हो जाए, ये सारी बातें हम जब कह रहे हैं तब वह व्यक्तिगत जीवन में आसक्ति छोड़ने का ही पर्याय है। तो गृहस्थ और वानप्रस्थ में सबसे पहली बात है जो मानसिक स्थिति की है, वह आसक्ति छोड़ना है।
तो ये उत्तर गृहस्थाश्रम में या गृहस्थाश्रम में हम धीरे 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 आसक्ति से मुक्त होने की यात्रा कैसे कर सकते हैं, वो बहुत ही व्यक्तिगत यात्रा है। जब हम कहते हैं ना कि मुक्ति ये व्यक्तिगत लक्ष्य है, व्यक्तिगत जीवन का साधना, ये व्यक्तिगत साधना हम उस मुक्ति के लिए कर रहे हैं। तो ये हम अपने व्यक्तिगत पद्धति से अपने बारे में विचार कर रहे हैं। तो इसमें हमारी परंपरा तो ये कहती है, माने जीवन विकास के सूत्र में भी हमने पढ़ा है कि धीरे धीरे करके आसक्ति से मुक्त होना ये वानप्रस्थी होने का प्रारंभ है। आसक्ति से मुक्त होना बहुत सरल नहीं होता है, क्योंकि हमारा बुद्धि विकास भी होता जा रहा है ना। तो बुद्धि का एक लक्षण है तर्क करना। तो हम आसक्त नहीं है, हम तो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, ये तो अपना दायित्व है। ये दायित्व हम कैसे छोड़ सकते हैं, ऐसे ऐसे तर्क देकर हमारी आसक्ति को बुद्धि ही जस्टिफाई कर देती है। और नहीं नहीं, ऐसा कैसे छोड़ सकते हैं हम। इसको हम अपना दायित्व बना लेते हैं। तो आसक्ति को दायित्व बना लेना, आसक्ति को कर्तव्य बना लेना, आसक्ति को आज कोई क्या कहेगा ये कर देना, आसक्ति को अरे हमारे अनुभव का लाभ सबको मिलना चाहिए ना, ये स्वाभाविक समाज सेवा, परिवार सेवा, इस रूप में ढाल देना, ये हमारा मन बड़ा होशियार होता है। बुद्धि विकसित होती है, बुद्धि बड़ी होशियारी करती है, लेकिन मन उससे भी ज्यादा चतुर और होशियार होता है। कब बुद्धि को अपनी बातें जस्टिफाई करने में लगा देगा। जो बुद्धि बहुत विकसित नहीं है ना, वो तो कह रहा हाँ हाँ मुझे मन करता है तो क्यों ना खाऊं, ऐसा कर देगा। और सीधे सीधा सीधा हाँ, तो दुनिया में रह रहे भी अपना कुटुंब है, अपने बच्चे हैं, अपने ही पोते पोतियां हैं, उनके साथ रहने में क्या बुराई है। वो ऐसा नहीं हो सकता, रहना ही स्वाभाविक है ना, क्यों छोड़ू, ऐसा कह देगा। लेकिन जो बहुत बुद्धिमान है और विशेष रूप से समाज को उपदेश करने वाला है या छात्रों को चरित्र का उपदेश करने वाला है, वो तो उसकी बुद्धि को लगा देता है। नहीं नहीं, हम आसक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने छोटे छोटे पोते पोतियों को छोड़कर कहाँ जाएंगे, क्यों जाएंगे। हमने भी तो, हम भी तो हाँ रहेंगे ना साथ में, लेकिन दूर रहेंगे। तो फिर जब मर्जी तब दूर हो जाओ, जब मर्जी तब उसमें अंदर डूब जाओ। ऐसा करने के लिए बुद्धि ही सहायता कर देती है। फिर तो आसक्ति से मुक्त होना बहुत बड़ी साधना है। और ये तो उसके साथ साथ रहकर ही हो सकती है। तो वानप्रस्थ का व्यक्तिगत रूप से तो यही मार्ग है कि हम आसक्ति से मुक्त कैसे हो। दूसरा है अधिकार से मुक्त होना, अधिकार छोड़ देना। अब कर्तव्य निभाते हैं तो उसके साथ अधिकार तो जुड़ा हुआ है, बिना अधिकार के कर्तव्य कैसे निभाना। तो हम अधिकार छोड़कर अधिकार मुक्त होकर कर्तव्य निभा सके, इस मनस्थिति में आना। हमको लगता है मन की चंचलता और मन की आसक्ति और ये सब तो युवावस्था के काम है, उस समय सीख लिया होगा। नहीं, अभी अब धीरे धीरे जैसे आयु बढ़ती जाती है वही बहुत मजबूत बनता जाता है, तो वही बहुत बलवान बनता जाता है और हम बहुत होशियार होते जाते हैं, चतुर होते जाते हैं। और कर्तव्य के साथ साथ अधिकार तो जुड़ा है ना, ऐसा कहने लगते हैं। तो ये संतुलन साधना बहुत कठिन है, वास्तव में कठिन है। और भल भलों को वो इसमें फेल कर देता है। तो ये तो है ही, ये सरल नहीं है। किसी की बात मानकर वैसा करना ये तो सरल है, किसी व्यवस्था में बंधे रहकर उस व्यवस्था के अनुकूल बन जाना ये तो सरल है।
परंतु अपने ही आप अपने को सीधा रखना, ठीक रखना, ये तो बहुत कठिन है, स्वाभाविक है। इस अवस्था में हम ऐसा कर सके, इसलिए लोग, हमारी परंपरा जो बनी, वन में जाओ भाई, अकेले हो जाओ पहले। आपको अपने मन को ठीक करना है ना, आपको अपनी साधना करना है ना। तो जो बेचारे गृहस्थी में बने हुए हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, समाज में अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए इतना परिश्रम कर रहे हैं, अपने बच्चों का संगोपन करते करते इतने व्यस्त हो रहे हैं, उनकी परेशानी मत बढ़ाओ पहले तो। क्योंकि हमारे तो विम्स है, उनको लगता है ये क्या हो रहा है, ये क्या आसक्ति मुक्त होना, और क्या अधिकार मुक्त होना, और क्या अपनी मुमुक्षा, और क्या मुक्ति, ये क्या हो क्या रहा है। तो ऐसा सारा 2 पीढ़ियों का जो मनस्थिति का और साधना का अंतर है, उसके लिए हमारे शास्त्रों ने कहा कि वन में जाओ। ये तो फिजिकल था कि वन में जाओ। वन में जाओ का एक अर्थ है घर से दूर जाओ। घर से दूर जाओ माने अपने जो कौटुंबिक संबंध है उससे मुक्त बनो, उससे दूर जाओ। पहले आपको अकेले को साधना करना है ना अपने जीवन विकास की, तो जाओ अकेले करो। ये वन के प्रति प्रस्थान करना इसका शब्दार्थ है और संकेतार्थ है। परंतु हमें युगानुकूल विचार करना, मैंने क्या करना है तो फिर आज जैसे ग्रंथ में भी उल्लेख आया है, सब लोग वन की ओर जाएंगे, वन की ओर ही जाएंगे, 50 वर्ष के होते ही वन की ओर जाएंगे, तो वन में ही हाउसिंग बोर्ड घर बना देगा। अभी वो हैप्पी ओल्ड एज होम बन रहे हैं ना, वैसे बन जाएंगे, सारी सुविधाओं के से युक्त, और ऐसे बना देंगे और वहां निवास करने लगेंगे। तो इसकी सामाजिक अभी भी हो रहा है कि अभी पति पत्नी वानप्रस्थ में, वृद्ध वानप्रस्थाश्रम में अपने गृहस्थ पुत्र वधू के घर से, संसार से स्वतंत्र होकर रहते हैं। क्यों? उनको उनको दखल नहीं देना, नहीं हम तो स्वतंत्र रहेंगे, हम अपना जीवन जिएंगे। वो पुत्र का संसार पुत्र का है, पुत्र का घर पुत्र का है, हम तो अकेले रहेंगे। लड़ेंगे नहीं भी, अवरोध नहीं बनेंगे पुत्र के जीवन में, एक तो ये तो है, लेकिन एडजस्ट भी नहीं करना पड़ेगा ना पुत्र वधू के साथ। हम अकेले रहेंगे, और अकेले रहना संभव है क्योंकि दोनों को पेंशन मिलती है। क्योंकि हमने पिछली पीढ़ी से पति पत्नी दोनों ने शिक्षित होकर कमाना तो शुरू कर दिया है, इसलिए पेंशन आ रही है, हमारा घर है, हमारा पेंशन है, हमारे पास गाड़ी है, और अकेले रहने की सभी सुविधाएं, हमारा मित्र मंडली है, हमारा हमारे जो नाते माने मित्र परिवार है, ये सब है, तो अकेले रहो। अनेक अनेक परिवारों में हम ये देखते हैं कि शिक्षित और अर्थ संपन्न वानप्रस्थी लोग अकेले रह रहे हैं। अब वो लाक्षणिक अर्थ में तो वन ही हुआ ना, हम कुटुंब से तो अलग रह रहे हैं, लेकिन कुटुंब से अलग रहकर दायित्वों से मुक्त हो जाना, अधिकार से तो मुक्त पुत्र वधू कर ही देगी, परंतु दायित्व से भी मुक्त हो जाना, आश्रित नहीं होना पुत्र के, और स्वतंत्र हो जाना, ये तो आज की एक व्यवस्था बनने ही लगी है। और हम सब इसका अनुभव करते ही हैं कि हाँ 2 पीढ़ियां ऐसे एक दूसरे से स्वतंत्र माने अलग हो गई हैं। इसको तो वानप्रस्थ नहीं कहा, ये वानप्रस्थ का लाक्षणिक अर्थ तो नहीं है, हाँ व्यावहारिक अर्थ जरूर है। तो ये वानप्रस्थ वाली बात जो है ना, वो बहुत अधिक मंथन चिंतन की अपेक्षा तो करती ही है, युगानुकूल की अपेक्षा तो करती है, इसलिए उसके मूल तत्व का चिंतन करना बहुत आवश्यक बन जाता है। अब पहली बात देखें तो हमारे जो जीवन के अवस्थाएं और उसका आयु के अनुसार विभाजन किया, उसमें तो
आधी आयु होने पर वानप्रस्थ होना, ऐसा ही अगर हम शब्दार्थ लें तो कभी कभी आपको कि पता है क्या, किसी समाज में 60 वर्ष के होने पर षष्ट्यब्द पूर्ति उसका एक संस्कार भी होता है और एक समारोह भी होता है। 60 वर्ष पूरे हुए तो उसकी शांति की जाती है, यज्ञ किया जाता है, संस्कार किया जाता है, अभीष्ट चिंतन किया जाता है कि 60 वर्ष पूर्ण हुए। वो क्यों? तो बहुत पहले 120 वर्ष की आयु मानी जाती थी और अब 60 वर्ष हुए तो आधी आयु हुई। जीवन का चक्र ऐसे ऊपर पहुंचा, अब तो नीचे की ओर आना है। तो आधा पड़ाव, आधे रास्ते में हम आ गए, अब पड़ाव दूसरे दिशा में जाएगा। अभी नीचे से ऊपर आ रहे थे, अब ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो हमारी शक्तियां क्षीण होंगी और हमारा जीवन तो बदलेगा। इसलिए षष्ट्यब्द पूर्ति होता था, तो आधा आधा जीवन 60 वर्ष की आयु में। फिर हम जो पढ़ रहे हैं वो है 50 वर्ष की आयु में, क्योंकि जीवेम शरदः शतम, 100 वर्ष जीना है, ये मानक बनाया गया। और इसलिए 50 वर्ष की आयु में ये आधे में पहुंच गए। तो वास्तविक धरातल पर अब व्यक्तिगत जीवन भी नीचे की तरफ जाएगा। अब चक्र में हम आधे में पहुंच गए तो सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गए, सर्वोच्च बिंदु पर पहुंच गए। अब नीचे की ओर यात्रा शुरू होगी तो यात्रा की दिशा बदलेगी, यात्रा का मार्ग बदलेगा, यात्रा का स्वरूप बदलेगा। मैं ये आयु के अनुसार कह रही हूं। तो फिर हमको हमारा आश्रम बदलना है, हमारी जीवन पद्धति बदलना है। अब हमारी जीवन की रचना बदलेगी, मानस बदलेगा, व्यवहार बदलेगा, सब कुछ बदलेगा। अब आयु ही बदल देगी वो। हमारा मन यदि नहीं बदलता है या बुद्धि नहीं समझती है तो भी आयु तो बदल ही देगी। तो इसलिए 50 वर्ष की आयु में ये आधा है। परंतु हम व्यवहार जीवन में देखते हैं, व्यक्तिगत जीवन में भी देखते हैं कि 50 वर्ष की आयु ये आधी नहीं है। अब तो कभी 40 वर्ष की, 42 वर्ष की, 45 वर्ष की हुई तो हो मैं बहुत ही दीर्घ आयु हो गई, ऐसा हम कहते हैं। हम 95, 97 इसकी कल्पना तो अपवाद रूप में करते हैं। तो औसत आयु भले यूनेस्को WHO के आंकड़े कुछ भी कह रहे हो या हमारे कुछ भी कह रहे हो, हमारा व्यक्तिगत माने हमारा व्यावहारिक जीवन हम देखते ही हैं कि आधी आयु कब होती है। आधी आयु 40 वर्ष में होती है। अगर औसत भी माना जाए तो आधी आयु तो 40 वर्ष में होती है। और हम समाज की स्थिति ऐसी हो गई है, व्यक्तिगत जीवन की भी स्थिति है वो ये है कि 40 वर्ष की आयु में तो गृहस्थ आश्रम शुरू होता है। तो ये बहुत बड़ा पेच है कि हम शास्त्र के अनुसार आज व्यवहार में विचार नहीं कर सकते। तो फिर हमारा वानप्रस्थ कब शुरू होगा, किस आयु में शुरू होगा, ये बहुत ही सोच समझकर तय करने वाला मामला है। अब हम तो नहीं जानते कि हम कितना जीने वाले हैं, तो इसलिए जो सर्वमान्य सर्वसामान्य हमारा आसपास के जगत का अनुभव जो कहता है उसके अनुसार आयु निर्धारित करना, ये हमारा पहला काम होता है कि किस आयु में। परंतु दूसरा मुद्दा उससे भी ज्यादा जटिल है कि आयु के अनुसार करने जाएंगे तो हमारी भर मैंने नौकरी का अभी तो पहला प्रमोशन नहीं हुआ है, वानप्रस्थ बन जाओ। अभी तो बालक 10 वर्ष के भी हुए नहीं है और वानप्रस्थ बन जाओ। अभी तो हमारा पुत्र व्यवसाय करने वाला नहीं बना है, गृहस्थ नहीं बना है, हमारी पुत्री का विवाह नहीं हुआ है, शिक्षा पूरी नहीं हुए और वानप्रस्थ बन जाओ, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो पहला स्वस्थता पूर्वक, विचार पूर्वक ये जो आयु
और हमारी परिवार की जिम्मेदारी, परिवार की स्थिति, समाज की स्थिति, ये तो मिसमैच होने ही वाला है। कम से कम हमारी पीढ़ी के लिए तो ये मिसमैच होने ही वाला है। इसलिए बुद्धिपूर्वक विचार करो, आयु के साथ जोड़कर तो हम नहीं कर पाएंगे। व्यवहार की स्थिति देखकर ही कर पाएंगे। तो व्यवहार की स्थिति क्या है? एक व्यवसाय करते हैं, उसमें 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष के पूर्व निवृत्त नहीं होते। माने हम नौकरी की बात कर रहे हैं, जहां भी नौकरी कर रहे हैं वहां हम निवृत्त नहीं होते। माने कानून से हम 62 वर्ष तक, 62 तक वानप्रस्थ नहीं हुए हैं, निवृत्त सेवा निवृत्त नहीं हुए। अब उस दृष्टि से तो सेवा निवृत्त नहीं हुए हैं, लेकिन आवश्यकता नहीं है और आसक्ति नहीं है, इसलिए निवृत्त हो सकते हैं क्या? ये परीक्षा का प्रश्न है कि हम कई कई लोग तो हम देखते हैं ना कि 62 वर्ष के बाद भी एक्सटेंशन होता है 65 वर्ष तक। जैसे यूनिवर्सिटी में कुलपति की आयु 65 वर्ष की है, तो कौन छोड़ेगा 65 वर्ष से पहले? नियुक्ति ही 62 से 65 वर्ष के लॉट में होगी तो नहीं छोड़ेंगे। ऐसे हमारा वानप्रस्थ आधे से ऊपर चला गया इस व्यावहारिक जीवन को जीते हुए ही। तो एक तो व्यावहारिक संदर्भ ये है। तो हमें तय करना है कि हम अपने बलबूते पर अपने अपने आप का विचार करते हुए व्यावहारिक और मानसिक दोनों दृष्टि से कब निवृत्त होंगे। एक तो ये समाज जीवन, अर्थ जीवन है, उसकी बात हो गई। दूसरी कुटुंब की है, तो हम जब तक पुत्र का विवाह नहीं होता, उसके घर में बालक का जन्म नहीं होता, तब तक हम गृहस्थी तो नहीं छोड़ सकते। स्वाभाविक है कि नहीं छोड़ सकते। अब कई लोग, जैसे हमारे कार्यकर्ताओं में भी है, कि अभी गृहस्थी पारिवारिक दायित्व, ये माने पुत्र का विवाह होकर उसके घर में बालक का जन्म होना, ये स्थिति नहीं आई है, तभी व्यावसायिक जीवन छोड़ दिया, मैंने अर्थार्जन छोड़ दिया। ऐसे लोग हैं। और अर्थार्जन छोड़ दिया, इसका अर्थ क्या है कि उन्होंने अर्थार्जन से जो मिलने वाली सुरक्षा थी और निश्चिंतता थी वो प्राप्त कर ली। हाँ, उन्होंने आसक्ति छोड़ने में आधे रास्ते तक आ गए। ऐसे उदाहरण है हमारे यहाँ भी, हम बहुत ज्यादा उसका विस्तार में नहीं जाएंगे। तो ये भी एक प्रकार का आधे रास्ते में आना हुआ, लेकिन मिसमैच तो कुटुंब की दृष्टि से हो रहा है कि अभी बच्चे छोटे हैं, अभी तो गृहस्थी का दायित्व नहीं छोड़ सकते। तो आयु की अपेक्षा है कि वानप्रस्थ हो जाओ, परंतु कुटुंब और समाज व्यवसाय जीवन की अपेक्षा है कि आप नहीं छोड़ सकते। तो फिर हमारा मन और बुद्धि इतना संतुलित बनना चाहिए कि नहीं हम छोड़ेंगे तो नहीं, तो स्वीकार कर लो। अब ये द्वंद्व नहीं रहना, ये भी तो विकास का ही एक लक्षण है। द्वंद्व नहीं रहना, परंतु हमेशा स्मरण रहना कि हम आसक्ति छोड़ने की दिशा में बढ़ रहे हैं। ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि वो तो आयु की अवस्था के अनुसार ही है। तो ऐसा मिसमैच तो होगा। तो व्यावहारिक दृष्टि से हमारे कुटुंब के जो दायित्व हैं ये तो हमें पूरे करने ही होंगे। और इसलिए 60 वर्ष की आयु में, 62 वर्ष की आयु में, 65 वर्ष की आयु में हमें कभी वानप्रस्थ होने का भाग्य प्राप्त होगा, ऐसे ही हम कह सकते हैं। क्योंकि हमारे दूसरी पीढ़ी जो है उसका जन्म हमारी बड़ी आयु में ही हुआ है, और उनकी शिक्षा दीक्षा ऐसा भी नहीं है कि 20 वर्ष की आयु में उनकी शिक्षा पूर्ण हो गई। अब 25, 27, 30 वर्ष की आयु तक हमारे बच्चे पढ़ ही रहे हैं। हमारी पुत्रियां
25, 26, 28 वर्ष की होने तक विवाह करने के लिए हाँ ही नहीं कह रही है, और हमारा भी मन ऐसे द्वंद्व में है कि हाँ हाँ उनका व्यक्तिगत विकास तो होना है, स्वतंत्रता है उनकी, हम उनके आड़े कैसे आए, ऐसा करके जब हमारी पुत्री 28 वर्ष की होगी, हमारा पुत्र 30-32 वर्ष का होगा, तब हम कितने बड़े हो गए और क्या कर रहे हैं। तो ये 2 पीढ़ियों का जब प्रश्न है, तब व्यावहारिक दृष्टि से हम अभी गृहस्थ ही हैं। आयु की दृष्टि से वानप्रस्थ, परंतु मानसिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से गृहस्थी, व्यावहारिक दृष्टि से भी गृहस्थी, ऐसा हमारा ये है। तो हमारे सामने चुनौती है इन दोनों बातों में संतुलन साधना। तो ये जो योगानुकूलता है ना, उसका ये पहला है कि हमारे व्यक्तिगत जीवन का संतुलन कैसे बनेगा, और इस संतुलन में मानसिक संतुलन यही सबसे बड़ा की प्रश्न है, चाबी रूप प्रश्न तो यही है कि हम अपने मन को व्यवस्थित कैसे करें, हमारी बुद्धि को स्थिर कैसे करें, और विवेकशील कैसे बनाए, और फिर हमारा विकास भी इसमें कैसे साधे। ये आज के युग का प्रश्न है, आज की पीढ़ी का प्रश्न है। और फिर हमारा दायित्व कौटुंबिक तो ये बनेगा कि हमारे जो संतानें हैं, हमारे बच्चे हैं, उनके लिए ये प्रश्न ना हो। कभी कभी लोग कहते हैं ना, क्या हमारे जैसे हमारी हमारी एक बहन कहती है कि वो दोनों ही पति पत्नी जॉब कर रहे थे, अर्थार्जन कर रहे थे, और उनके घर में सास ससुर नहीं थे, क्योंकि उनकी सास भी नौकरी कर रही थी, तो वो भी अलग रहते थे। अब नौकरी के लिए अलग रहना ये तो स्वाभाविक क्रम में आ गया। तो उनके सास ससुर दूसरी जगह दोनों नौकरी कर रहे हैं, ये पति पत्नी दोनों ही नौकरी कर रहे हैं, तो बच्चों की परवरिश होगी कैसे। तो मजबूरी में किंडरगार्टन में डालो, नर्सरी में डालो, स्क्रैच इसमें बेबी सिटिंग में डालो, ये सब करना पड़ रहा था। तो आज अब वे वानप्रस्थ हो गए, उनके पोते पोतियां हो गई, तो वो कहती हैं कि हमारे बच्चों की जिस प्रकार से दुर्वस्था हो गई, ऐसे हमारे पोते पोतियों की ना हो, क्योंकि इनके पुत्र पुत्रवधू इनके ही नक्शे कदम व्यवसाय कर रहे हैं। और अब आज के जमाने का व्यवसाय माने सुबह 8 बजे जाओ, शाम को 7 बजे 8 बजे वापस आओ, नौकरी का स्थान 2 घंटे यात्रा करके ही जाना है। और उसमें इसलिए मैं वानप्रस्थ बनने का सोच ही नहीं सकती, कल्पना भी नहीं कर सकती। और समाज सेवा और वो सब तो एक तरफ रहा, मेरे बच्चों को जैसे अनाश्रित होकर रहना पड़ा, ऐसे मेरे पोते पोतियों को न रहना पड़े, ये मेरे लिए पहला कर्तव्य है। बात तो ठीक है, उनका तर्क भी ठीक है, उनको छोड़कर नहीं जा सकते। तो पहली बात ये है कि उनको तो कम से कम हमारी संतानों के सामने ये प्रश्न न आए कि हम उचित आयु में वानप्रस्थी कैसे बने, इसकी दुविधा न हो, इस प्रकार से रचना करना, इस प्रकार से हमारे बच्चों का संगोपन करना, ताकि वे उचित आयु में विवाह करें, उचित आयु में अर्थार्जन शुरू करे, उचित आयु में माता पिता बन जाए, और उचित आयु में माने उनके बच्चों का संगोपन सही में शुरू हो जाए। ये हमारा वानप्रस्थ माने वानप्रस्थ के नाते भी दायित्व बन जाता है। उसके साथ हम अपने आप के विकास की कैसे बात करेंगे, कैसे चिंता करेंगे। तो प्रश्न तो बहुत उलझा हुआ है ही। अब अगर व्यक्तिगत रूप से भी देखें तो बहुत उलझा हुआ है ही कि ये आगे पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे चलेगा। तो पहले तीसरी पीढ़ी तक हमारे ही कुटुंब के बारे में, हमारे ही वंश की परंपरा के बारे में विचार करना और उसके अनुसार कुछ करना,
ये वानप्रस्थी का पारिवारिक दायित्व तो बन जाएगा। और हम सब समझते हैं कि व्यक्तिगत जीवन की अपेक्षा कुटुंब जीवन हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है, और कुटुंब के जीवन के सभी दायित्वों को निभाते हुए अधिकार मुक्त और आसक्ति मुक्त होना, ये वास्तव में कठिन साधना है। वन में जाकर तो आप आसक्ति से मुक्त जल्दी हो सकते हैं या सरलता से हो सकते हैं, घर में रहकर आसक्ति से मुक्त होना अधिक कठिन है। तो आज के युग ने हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज निर्माण कर दिया है कि लो कर लो, साधना करनी है ना, करो, मुक्त होना है ना, हो लो। इधर तो बंधन छूट नहीं रहे हैं, और इस बंधन को जस्टिफाई कर सके ऐसी व्यावहारिक स्थिति है, बंधन से मुक्त न हो सके ऐसी मानसिक स्थिति है, और इधर तो इच्छा है कि बंधन से मुक्त हो जाए, आसक्ति से मुक्त हो जाए, अधिकार से मुक्त हो जाए, दायित्व से मुक्त भी हो सके, ये इच्छा है। अब ये दोनों को साधना तो ज्यादा कठिन है ही, इसलिए हमें मार्ग तो ये निकालने पड़ेंगे दोनों। अपने आप को अधिक कठिन परिस्थिति में पाते हुए अपनी साधना को उस दिशा में ले जाना कि हम धीरे धीरे तृप्ति से विरक्ति की ओर बढ़े। ये तो व्यक्तिगत बात हुई, परंतु कुटुंब की बात ये हुई कि हम अपनी समस्याओं को अपनी संतानों के जीवन से दूर रखने में, या अपनी संतानों को इस कठिन परिस्थिति से मुक्त रखने के लिए हम क्या करें। दैट इज ट्रांसफर ऑफ बैलेंस। ये हम संतुलन की बात कर रहे हैं, और हमारे आगे की पीढ़ी तक जाना चाहिए ना। घर की बात, मैं तो घर की ही बात कर रही हूँ अभी, कि अभी वानप्रस्थाश्रम हमारा घर में ही रहेगा, और अभी अधिकार भी नहीं छोड़ सकेंगे, दायित्व भी नहीं छोड़ सकेंगे। मैं ये व्यक्तिगत एक किसी एक परिवार की बात नहीं कर रही हूँ, अभी हमारे समाज में ही स्थिति ऐसी है कि कोई भी 40 वर्ष की आयु में दादी बन गई ऐसी दिखाई देगी, आपको कल्पना भी नहीं होगी कि 40 वर्ष की आयु में वो दादी बन गई, या 50 वर्ष की आयु में कोई पिता दादा बन गया, और ऐसा दादा कि आप उसे कमाने की भी आवश्यकता नहीं है और घर में सब कुछ है, अब तो छोड़ने में कोई भी अवरोध नहीं है। ऐसे तो कितने कम मिलेंगे, अपवाद रूप में ऐसे मिलेंगे। तो इस प्रकार से जरा समायोजन करने की आवश्यकता है। और क्रुशियल पॉइंट है शारीरिक स्वास्थ्य। स्वास्थ्य नहीं संभाला और स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहा तो वानप्रस्थ क्या, संन्यासाश्रम क्या, कल्पना ही नहीं कर सकते आप। वानप्रस्थ के लिए शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना ये अनिवार्य आवश्यकता है, नहीं तो सेवा करना तो दूर, हमें ही दूसरों की सेवा लेनी पड़ेगी, और फिर उस सेवा का तो हमारा अधिकार है ऐसा धीरे धीरे मन बनता जाएगा। या तो फिर अरे रे मुझे सेवा लेनी पड़ रही है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरे से कुछ अभी अभी होता नहीं, हम तो यही सब, इसका क्या होगा, और क्या मजबूरी है, क्या है, ऐसा बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। तो कैसे ठीक रहेंगे। तो मेरे तो 3 ही मुद्दे थे जो मैंने जरा ज्यादा विस्तार से बताए, कि एक तो व्यावहारिक जो हमारी परिस्थिति है उसका विचार करना, उसके साथ समायोजन करना, अपनी कुटुंब की जो स्थिति है उसमें आगे की 2 पीढ़ियों तक का विचार करना, ये दूसरा मुद्दा, और व्यक्तिगत जीवन में स्वास्थ्य ठीक रखना और मानसिक संतुलन बनाने की साधना करना, ये 3 बातें वानप्रस्थ के लिए बहुत जरूरी है। समाज की और राष्ट्र की चिंता तो बाद में आएगी, सब वो अभी भगवान कर लेगा, हम तो अपने आप को जरा ठीक कर दे, हमारा प्लेसमेंट तो ठीक हो जाए, ये फिर हमारा हमारा क्या
कर्म ही पूजा है और सेवा ही साधना है और क्या क्या हमारे कर्म तो माने ये मुमुक्षुता और फिर हम तो जो भी करें वो मुक्ति का मार्ग ही है। ये सारी बातें अभी बहुत दूर की हैं। वो तो अभी स्थिति ही ऐसी है कि ये जो समाज व्यवस्था, कुटुंब व्यवस्था और हमारा व्यक्तिगत जीवन, इन तीन को स्ट्रीमलाइन करने में ही वानप्रस्थों की बुद्धि का बहुत ही बड़ा योगदान रहेगा कि अपने आप को समझो, कुटुंब को समझो और समाज की इस स्थिति को समझो। तो समय कितना लगने वाला है और हमारा प्लेसमेंट हम वहाँ कहाँ करें, कैसे करें। वो पितामही विद्यापीठ की वरद लक्ष्मी तो बहुत भाग्यशाली है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए कम से कम 10, 20, 25 वर्ष तक हमने अपने आप को किस प्रकार से बैलेंस करना, संतुलन करना अपना, ये हमारे सामने बहुत बड़ा विषय रहेगा। अब ये मेरे एकदम एक्सटेम्पोर ऐसे विचार मैंने प्रस्तुत किए हैं। आप इनकी परीक्षा दोनों तीनों पद्धति से कर लें, अपने आप के साथ जोड़कर, अपनी कुटुंब की स्थिति को जोड़कर, समाज की स्थिति का हम जो आकलन कर रहे हैं उसके साथ जोड़कर इसकी परीक्षा, इसका मूल्यांकन कर ले और जितना ग्रहण करने योग्य है उतना ग्रहण करें। यहीं पर बात समाप्त करते हैं।